और आपने सरकार को नंबर देने की बात की, तो हम तो इनके नंबर जो है वो माइनस करेंगे। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल पहले जब चुनाव था, तो चुनाव के वक्त जम्मू की जनता के साथ, कश्मीर की जनता के साथ वादे किए गए थे। डेवलपमेंट के नाम पे, मुफ्त गैस सिलेंडर के नाम पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्री करने के नाम पे, डेली वेजर की रेगुलेशन के नाम पे, 1 लाख नई नौकरियों के नाम पे, और बहुत सारे इश्यूज थे जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बड़ी जोर शोर से उठाया गया था। लेकिन जो पिछला साल का 1 साल पूरा हुआ है, तो उसमें हमने ये महसूस किया है और सारी जनता ने देखा है कि सरकार ने काम तो किए, लेकिन वो काम किए जिनका चुनाव में कहीं जिक्र तक नहीं था। अभी हमने कल की रिसेंटली कैबिनेट का जो देखा, जो कैबिनेट में 2-3 फैसले लिए गए, तो कैबिनेट में बिल आया है कि सीडीएफ को बढ़ा दिया जाए। 2018 के बाद सीडीएफ नहीं बढ़ाया गया। तो जहां तक मुझे जानकारी है, 2015 में 15 या 16 में एक रिपोर्ट आई थी, सारे एमएलए का डाटा जो है वो पब्लिश किया गया था, जिसमें ये बताया गया था सिर्फ एक ताराचंद सिंगल एमएलए थे जिन्होंने अपना 50% सीडीएफ जो है वो यूटिलाइज किया था। बाकी कोई भी एमएलए 20%, 25% से ज्यादा सीडीएफ जो है अपना खर्च नहीं कर पाया था। जब आप लोग अपना सीडीएफ 1.5 करोड़ था, तब भी आप 100% खर्च नहीं कर पाए। क्या जरूरत पड़ी आपको कि आपको सीडीएफ 3 करोड़ से बढ़ा के 4 करोड़ करना पड़ा? हमें आज भी पता है कि सीडीएफ 4 करोड़ तो हो गया, लेकिन जनता के लिए वो सीडीएफ यूज नहीं होगा, वो फिर लैप्स होगा। उस तरफ सरकार का ध्यान है। वो चुनाव आयुक्त की रिटायरमेंट एज को लेकर के फैसला लिया गया, रिटायरमेंट एज बढ़ा दो। भाई, जो आगे ही जिसके घर में अच्छी खासी सब कुछ सहूलियत है, उसको 5 साल और कमाने का मौका दे रहे हो कि आप 5 साल और कमाओ। और ये कोई नई बात नहीं है, ये उमर साहब की इतिहास है कि उमर साहब जो भरपेट है उसको ही ज्यादा देते हैं। लेकिन आपको याद है ये वही उमर साहब जिन्होंने कहा था कि आप किसी को अटैच नहीं कर सकते हैं, एडिशनल चार्ज नहीं दे सकते, लेकिन खुद एक्सटेंशन करवा रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, ये कोई पहली बार नहीं है, इनका इतिहास है। 2014 में भी सेम यही हुआ था, जब इनके पास 2 मुद्दे जम्मू के कैबिनेट के अंदर आए थे। एक डेली वेजर की रेगुलेशन का था, दूसरा रिटायरमेंट एज को 2 साल बढ़ाना था। और जो इनका सराउंडिंग, जो इनके आसपास के लोग थे, सेक्टर के अंदर ब्यूरोक्रेसी थी, वो ज्यादा चाहते थे, उनको इन्होंने 2 साल सर्विस एक्सटेंड कर दी, रिटायरमेंट एज बढ़ा दी। और उस वक्त जो रजिस्टर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था, उसकी फिगर 9 लाख थी और 60,000 डेली वेजर। 9,60,000 लोगों का गला काट दिया सिर्फ चंद लोगों को खुश करने के लिए। और वही चीज कल दोबारा हुई है कि जिसके पास सारी सहूलियतें हैं, सब कुछ है, उसको और दिया जा रहा है कि ले तू खा। लेकिन जो बेचारे भूखे दर-बदर तड़प रहे हैं, जिनको 9,000 में घर नहीं चल रहा, उनके लिए कुछ नहीं। 6 महीने पहले असेंबली के अंदर बड़े दावे के साथ कहा था कि हमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 6 महीने के अंदर रिपोर्ट आएगी और अगले सेशन में हम सारी जनता को बताएंगे कि हम डेली वेजर के लिए क्या करने जा रहे हैं। लेकिन 6 महीने भी पूरे हो गए, तो 7 होने वाले हैं। अभी तक ना उस कमेटी का कोई आता पता है, और ना ही हमारे सीएम साहब उसके ऊपर कोई टिप्पणी कर रहे हैं, कोई स्टेटमेंट जारी नहीं कर रहे कि क्या उस कमेटी ने कोई काम किया भी है या नहीं किया, क्या रिपोर्ट है, पहुंची भी है सरकार के पास या नहीं पहुंची है। उस तरफ सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि इनके नंबर माइनस हुए हैं। आपने देखा फॉर्च्यूनर गाड़ियों का वो ले लिए, कहीं कोई चुनाव में जिक्र नहीं था। सभी एमएलए को स्कॉर्पियो नहीं दे दी, कहीं कोई चुनाव में जिक्र नहीं था। अपनी सैलरी बढ़ाने का लगभग लास्ट स्टेज पे वो काम है। वो भी कमेटी इसी असेंबली सेशन में बनी थी, लेकिन उस कमेटी ने टाइम पूरा होने से पहले रिपोर्ट सबमिट कर दी, क्योंकि वो खुद के फायदे के लिए थी। वो रिपोर्ट भी आ गई, उसके ऊपर एक्शन भी हो गया और लगभग फैसला भी हो गया कि जो पेंशन का हकदार होगा उसको 1,90,000 पेंशन मिलेगी, एमएलए को 3 लाख सैलरी मिलेगी। लेकिन इन चीजों का मैनिफेस्टो में कोई जिक्र नहीं, चुनावों में कोई जिक्र नहीं। इसलिए मैंने कहा कि इनके नंबर माइनस हुए हैं। ये वो काम की तरफ सरकार ध्यान दे रही है जिनका चुनावों को। सीएम से मैंने सवाल किया, मैंने पूछा कि कमेटी की आप बात कर रहे हैं, आप लॉलीपॉप लीडर बोल रहे हैं सुनील शर्मा को, एलओपी को, वो व्यक्तिगत हमले कीजिए, आपकी सियासत आपकी यहीं से चलती है, लेकिन लॉलीपॉप तो आपने डेली वेजर को दिया। फिर वो 11 साल पिछले गिनाते हैं, फिर वो कहते हैं कि देखिए आप मुझसे कैसे सवाल कर सकते हैं कि ये कमेटी की रिपोर्ट हम जारी करेंगे, सबमिट करेंगे, आप चीफ सेक्रेटरी का इंटरव्यू कीजिए, उनसे पूछिए। अब ये भी जवाब नहीं दे रहे हैं। पहली बात तो डिप्टी सीएम साहब को खुद भी पता होगा कि चीफ सेक्रेटरी साहब का मीडिया में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनका प्रोटोकॉल नहीं है, वो मीडिया में आएंगे नहीं, ना आप उनसे सवाल पूछ पाओगे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या चीफ सेक्रेटरी साहब आपसे बड़े हैं या आप चीफ सेक्रेटरी साहब से बड़े? कैबिनेट मीटिंग हुई कल, मैंने वो तस्वीर देखी, उस तस्वीर में तो थी ना उनके साथ बैठे हुए, तो आपसे बातचीत नहीं होती उस मीटिंग में? भाई मैं पूछ रहा हूं, आपका प्रोटोकॉल बड़ा है कि चीफ सेक्रेटरी साहब का प्रोटोकॉल बड़ा है? आपने कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी, आपके सीएम साहब ने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, और उनको पूछने के लिए मीडिया जाएगा क्या? आप क्या कर रहे हो कैबिनेट में बैठ के? इससे ये साबित हो रहा है कि आप चीफ सेक्रेटरी साहब से डरते हो। आप उनसे पूछ नहीं सकते कि हमने कमेटी बनाई। जब आप पूछ ही नहीं सकते थे, इतना डर था आपको, फिर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कि आपने जम्मू कश्मीर की जनता को असेंबली के अंदर आपने बेवकूफ बनाने का काम किया। तो आपने सिर्फ लोगों को दिखावा कर दिया, हमने कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी। तो भाई ये चीजें छोड़ो यार, पॉलिटिकल ये छोड़ो। आप उनके 11 साल गिनते हो, वो आपके 20 साल गिनते थे, वो भी तो आपका टाइम गिनते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आज आप आगे आप कह रहे हो उन्होंने कुछ नहीं किया। भाई करेगा कौन डेली वेजर के लिए? मुझे ये समझ नहीं आ रही आज तक कि आखिर जब बीजेपी की सरकार थी, हम बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी कहते थे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लगाए हुए लोग हैं, ये बैकडोर हैं, ये उनके पॉलिटिकल वर्कर हैं, तो वो पला जाते थे। जब इनकी सरकार आई, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, तो डिप्टी सीएम साहब कह रहे हैं ये बीजेपी के स्पॉन्सर हैं। भाई पहले ये तो डिसाइड कर लो हम हैं किसके। आपसे ये नहीं डिसाइड हो पा रहा। मुझे ये समझ नहीं आती, जब आप बीजेपी में भी जा सकते हो, पीडीपी में भी जा सकते हो, आप एनसी में भी जा सकते हो, आपके लिए कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन डेली वेजर जो सरकार का नौकर है, जो सरकारी दायरे में बंधा हुआ है, वो तो उसी का होगा। मुझे याद है तब तो डिप्टी सीएम असेंबली सेशन में बोल रहे थे कि ये बीजेपी स्पॉन्सर्ड कुछ लोग हैं जो सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। ये भी तो बात हमने सरकार को कब रोका? हम तो चाहते हैं सरकार चले, सरकार काम करे। हम रोकने के लिए थोड़ी सरकार को कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आप चलो, आप काम करो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम सिर्फ गुमराह करेंगे और आएंगे चुपचाप प्रोटोकॉल एंजॉय करेंगे, तो हमारे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। 5 साल के बाद सवाल कीजिए। अभी चंद मिनट पहले मीडिया से इंटरेक्शन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि 5 साल के बाद सवाल कीजिए, 5 साल के लिए सरकार ने रिपोर्ट कार्ड देंगे, अच्छे से देंगे। 1 साल का तो दे नहीं पाए कुछ भी, 5 साल के बाद भी तो हाल यही होने वाला है। जो कहते हैं ना कि बच्चे के दांत पालने में ही दिख जाते हैं कि वो किस तरफ जाने वाला है। ये पहला साल इस हालात में गुजरा है कि जो चीजें नहीं बोली थी उनके ऊपर ध्यान जा रहा है, जो वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ।
एक वो ई बसेस में लोगों को गुमराह करने के लिए फ्री सर्विस कर दी लेडीज के लिए, और जेंट्स के ऊपर 7% बढ़ा दी। प्रशासन ने एआई को दे दिया, बिजली के लिए। वो चंद लोगों को बेनिफिट दे दिया और अपना पल्ला डाल लिया कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। अब प्रीपेड मीटर थोपे जा रहे हैं लोगों के ऊपर। वो जो अगर 100 करोड़ का बेनिफिट दिया होगा, 400 करोड़ रुपए कमाई हो जाएगी। तो ये लोगों को गुमराह करना छोड़ो। सरकार को चाहिए कि सरकार अपना जो सरकार रोजगार नहीं दे सकती, वो जितनी मर्जी डेवलपमेंट की बात करे, डेवलपमेंट आप अपने लालच के लिए करते हो। सबको पता है कि सरकार डेवलपमेंट की तरफ ज्यादा क्यों जाती है। आज ही मैं एक न्यूज देख रहा था, जल जीवन मिशन मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था। आज ही मैं एक न्यूज देख रहा था, उसमें भी घोटाला निकल के सामने आ रहा है। 14,000 करोड़ का घोटाला निकल के सामने आ रहा है। तो भाई कब जनता को आप छोड़ोगे चूसना? यार बस करो, बहुत हो गया। और आप देख सकते हो कि आज पूरे वर्ल्ड के अंदर हालात किस तरीके के बन रहे हैं, और उसके लिए ये पॉलिटिकल लोग ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं सीएम, और अपने 1 साल की सरकार का लेखा जोखा भी पेश करेंगे। और ये भी कहा जा रहा है जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है कि यहाँ पर भाजपा की दावेदारी ज्यादा है, इसलिए यहाँ से ही प्रहार भाजपा पर सीधी टक्कर करेंगे। मैम, ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, पर्दे के आगे कुछ हो रहा है। लोगों को दिखाते हैं कि हमारी बहुत कट्टर दुश्मनी है, लेकिन ये सब एंजॉय करते हैं। और इसका ताजा मिसाल है अभी जो मैंने जिक्र किया सैलरी बढ़ाने का, वहां किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। एक भी एमएलए ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि नहीं भाई पहले डेली वेजर को रेगुलाइज कर दो, हम अपना अगले साल बढ़ा लेंगे। लेकिन ऐसा किसी में हिम्मत नहीं हुई। एक ही आदमी है, वो पीडीपी के जो वाहिद परा है, उन्होंने एक मतलब कि अच्छा अपना दिखाया। वो पहली बार जीत के आए हैं और उन्होंने बताया है कि जनता के हित में कैसे काम किया जाता है। काम हुआ नहीं हुआ, लेकिन एक उनकी कोशिश ईमानदार थी। ये मैं दावे से कह सकता हूं कि उन्होंने कोशिश की है जनता के लिए कि जनता के हित में कम से कम वो जो बिल था, वो वक्फ जिस तरह से अमेंडमेंट बिल आ रहा था, उस हंगामे की भेंट चढ़ गया था। मुझे याद है हम असेंबली सेशन में आप भी हमें मिले थे, आखिरी दिन था, सीएम साहब भी वहां से आपके सामने से गुजरे थे। लेकिन उस तरह से अगर हम कहें कि वो संजीदगी नहीं दिखाई दी। मैम, ये होता क्या है कि अब सारे सवालों के घेरे में है। बिल कौन ला रहा था? पीडीपी। अगर वो बिल असेंबली के अंदर टेबल हो जाता, उस पर वोटिंग हो जाती, बीजेपी भी फंस जाती, एसपी भी फंस जाती। ठीक है, ये सिर्फ अपनी स्किन बचाने के लिए। सच्चाई है इसमें, 11 साल बीजेपी के पास बहुत सुनहरा गोल्डन चांस था, कर सकते थे, सब कुछ कर सकते थे। सेंटर भी इनके पास था, स्टेट भी इनके पास थी। अब क्या है, अब अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस मसले का हल कर देती है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी झटका लगेगा। कहीं ना कहीं सवाल उठेंगे कि आप नहीं कर पाए, देखो एनसी ने कर दिया। चाहते तो अंदर से ये भी नहीं है कि हमारे ऊपर सवाल उठे। इसीलिए सबको अपनी अपनी सियासत की पड़ी हुई है। ये कोई नहीं देख रहा कि इनकी क्या हालत हो रही है, जो 60,000 परिवार बर्बाद हो रहे हैं, इनका क्या हो रहा है, इनके बच्चों का क्या फ्यूचर है। और जिस देश को आज विकसित भारत बनाने की बातें हो रही है, कि विश्व गुरु बनाने की बातें हो रही है, भाई जिस 60,000 परिवारों के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, फिर आप विश्व गुरु बनाओगे? जो बच्चे अनपढ़ होंगे वो क्या विश्व गुरु बनाने में बढ़ रही है, लेकिन आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही। जब आप आज दो ही चीजें सबसे बड़ी महंगी है, क्वालिटी एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी। सरकार रेवड़ी मान रही है। अभी मैं देख रहा था बिहार में इलेक्शन में हमारे मोदी जी ने अनाउंस किया है कि पता नहीं 1,000 सभी लेडीज को, पता नहीं कितने लाख लेडीज, 10,000 13 साढ़े 13 लाख लेडीज को। मैम, ये सारी चीजें बंद कर दो भाई। सारे कहते हैं एक दूसरे पे एलिगेशन लगाते हैं मुफ्त की रेडियां। आप दो चीजें फ्री कर दो, एजुकेशन फ्री कर दो, आप मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दो। आप किसी को कोई फैसिलिटी मत दो, रोटी इंसान कमा के खा सकता है, लेकिन एजुकेशन आज आप जानते हो कि एजुकेशन सबसे बड़ा, अगर भारत में कोई बिजनेस है वो दो ही बिजनेस है, एजुकेशन और मेडिकल। जितना इन चीजों में बिजनेस है, कोई दूसरा बिजनेस नहीं है। सरकार को सिर्फ और सिर्फ ये दो चीजें फ्री कर देनी चाहिए जनता के लिए। अपने आप बंदा अपने बच्चों के लिए रोटी कमा सकता है, उसमें वो मेहनत करके ढूंढ सकता है। लेकिन सरकार क्या करती है? रोजगार भी नहीं देना है। जो मेन चीज है एजुकेशन, हर इंसान की कोशिश होती है, वो चाहे भूखा रहेगा, वो कोशिश करता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख जाए, क्योंकि आज इतना कंपटीशन है, सबको पता है कि जॉब है नहीं। अगर बच्चा थोड़ा भी अनपढ़ रह गया या थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, उसको जॉब नहीं मिलेगी। और यही सबसे बड़ी समस्या है कि डेली वेजर अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे, एजुकेशन नहीं दे पा रहा। उसको डर सता रहा है कि कल मेरे बच्चों का फ्यूचर क्या होगा। आज आप देख रहे हो जितना नशा जम्मू के अंदर चिटा कितना मशहूर हो चुका है। कारण क्या है? बच्चे बेरोजगार हैं, डिप्रेशन में है। कहीं ना कहीं उस चीज का उसी चीज से क्राइम बढ़ता है। और हम फिर सपने देख रहे हैं कि हम भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विकसित भारत बनाएंगे। ये जब तक जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा, लोगों को अच्छा रोजगार नहीं मिलेगा, अच्छी एजुकेशन नहीं मिल पाएगी, तब तक विश्व गुरु बनने के सपने ही रह जाएंगे। लेकिन अभी रणनीति क्या है? क्योंकि मुझे याद है आपने कहा था कि 23 तारीख को आप एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं, और उस प्रदर्शन से ही सरकार को ये पता चल जाएगा कि ये जो पूरा काफिला है, ये जो तूफान है, ये थमा नहीं है, बल्कि उग्र रूप लेने वाला है। बिल्कुल, इसमें हमने 23 अक्टूबर को जैसे असेंबली सेशन लगेगा कश्मीर में, हम भी सड़कों पर उतरेंगे। और उसके बाद 3-4 दिन की गैप है असेंबली में, और जैसे जैसे असेंबली चलेगी हमारा प्रदर्शन भी चलेगा। और अक्टूबर मंथ चल रहा है, नवंबर में उमर साहब को फिर जम्मू के सेक्टर में बैठना है। तो मैं तो इसे बहुत चेतावनी समझे, हमारी रिक्वेस्ट समझे, अपील समझे। बेहतर होगा कि डेली वेजर के हक में वो कमेटी की रिपोर्ट आए, और उमर साहब खुद इसको देखें, लुक आफ्टर करके जल्द से जल्द उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करें। नहीं तो जैसे ही ये दरबार जम्मू में वर्किंग करना शुरू करेगा, तो उमर साहब के लिए मुसीबतें जो है वो बढ़ने वाली। रोज सड़कें जाम होंगी, रोज प्रदर्शन होंगे, सीएम का हाउस भी गिरा होगा, इनके मंत्रियों के गिरा भी होंगे। और मैं तो इतना कहूंगा कि यूनाइटेड फ्रंट का इतिहास रहा है कि हम सिर्फ बोलते नहीं, हम करके बताते हैं। हमने सारे इनके पीएमओ तक बड़ा जोर लगा लिया था, एजेंसियों ने, कि हम आपको पीएमओ हाउस तक नहीं पहुंचने देंगे। हम लोग पहुंचे, बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने जोर लगा लिया था कि हम होम मिनिस्टर की रैली में नारेबाजी नहीं होने देंगे। हमने करके बताई, हम छोड़ने वाले नहीं। जावेद राणा साहब से बात हुई? जावेद राणा 4 मीटिंगें हमारी लगातार हुई थी, 27 मार्च से लेकर अप्रैल में हमारी 3 सीटिंग्स हुई थी। और तब वो यही कहते थे कि मैंने जो वादा किया है मैं अप्रैल में पूरा करूंगा। अप्रैल में वो अपना वादा पूरा नहीं कर पाए, और उसके बाद हमने 2-3 बार उनको मिलने की कोशिश की, तो उन्होंने बहाना लगा दिया। कभी वो कहते हैं मेरा बीपीआई हो गया, कभी कहते हैं मैं हॉस्पिटलाइज हूं, कभी कुछ कभी कुछ। तो फिर हमने कोशिश करना ही बंद कर दी, कि हमें महसूस हो गया कि इन्होंने भी अपनी बात जो है वो पूरी नहीं कर पाए। इनके पास भी कोई ज्यादा इनकी क्रेडिबिलिटी है नहीं। एक कैबिनेट में 200 करोड़ का अरेंज नहीं कर सकता, तो वो क्या खा के जम्मू की जनता को इंसाफ देंगे? क्या डेवलपमेंट करेंगे ये लोग? जबकि फाइनेंस डिपार्टमेंट खुद सीएम साहब के पास है, और सीएम साहब का और जावेद राणा साहब का गेट का दीवार एक ही है। वो शाम को 5 मिनट टाइम निकाल के जाके उमर साहब से पैदल भी जा सकते थे, दीवार ही क्रॉस करनी थी। मुझे लगता है शायद इंटरकनेक्टेड कोई गेट भी होगा, तो लेकिन वो नहीं कर पाए। तो बाकी हम ख्वाब देखें कि ये बहुत बड़ा कुछ जम्मू की जनता को दे पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता। हमें बड़ी उम्मीद थी कि जम्मू के हमारे लोकल हैं, और ये हमारी जम्मू की बात समझेंगे, जम्मू के लोगों के। यहाँ तक कि इवन इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के भी मुझे लगता है कि 1000-1500 डेली वेजर होगा पीएचडी डिपार्टमेंट के अंदर, और दूसरा डिपार्टमेंट इनके पास फॉरेस्ट है। कर रहे हैं वो ट्राइबल जो कम्युनिटी है, उनके उद्धार के लिए मीटिंग्स कर रहे हैं। कुछ इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे कुछ सवाल भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो डेथ वर्कर्स हैं, जिनकी मौत हो गई है, उनके बच्चों को अभी तक सेटल नहीं किया गया है। कुछ आपको ये बोल रहे हैं कि पानी बंद की कॉल दे दो, तो कुछ जवाब है सर? देखिए, पानी बंद की कॉल क्या होती है? पानी आप किसी का बंद नहीं कर सकते। आपके पास
काल होती है काम छोड़ हड़ताल। और जब हम बार बार काम छोड़ हड़ताल देते हैं, अभी आपने देखा काम छोड़ हड़ताल चली, जब काम छोड़ हड़ताल होती है फिर पानी चलता कैसे है? मुझे आज तक खुद ये चीज समझ नहीं आई। धोखा कौन दे रहा है? कौन पानी चलाता है? आपने खुद ही मेरा इंटरव्यू किया था, आपने खुद कहा था कि मेरे घर में 2 बार पानी आया हड़ताल के दौरान। मुझे ये बताओ वो पानी कौन छोड़ता है? हमें काल देने में दिक्कत है। हम तो कितनी बार काम छोड़ हड़ताल दे चुके हैं। अभी 2022 में 3.5 महीने काम छोड़ हड़ताल रही, क्यों पानी बंद नहीं हो पाया? मैम हमारे लोग क्या है, हमारे लोग ऑफिसरों से डरते हैं, अपने हक के लिए लड़ना नहीं जानते। एक जईदारा मारता है ना, मैं तेरी ऑप्शन लगा दूंगा, तो हमारा वर्कर बेचारा दौड़ के पानी खोल देता है। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ, आपकी पिछली जो 6-7 साल की पेंडिंग वेजेस पड़ी है, जो काम किया था वो भी तो आपकी ऑप्शन ही है। जब तक आपको वेजेस नहीं मिली पेंडिंग, वो भी तो ऑप्शन कंसीडर हुई है। क्या बिगाड़ लेगा आपको कोई? जहां 7 साल की लगी है 10 दिन और सही करें ना, 10 दिन के लिए लोग स्टैंड रखें, डेली वेजेस कसम खा लेकिन नहीं करेंगे काम, हमें दिक्कत थोड़ी है। हम तो सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जब बार बार हम देखते हैं कि हम काल तो दे देते हैं लेकिन हमारा वर्कर इंप्लीमेंट नहीं करता। मिनिमम वेजेस एक्ट के लिए दबाव बनाइए आप। मिनिमम वेजेस एक्ट जो आप ले रहे हो वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट है, और जो आप देख रहे हो, जो आपको गुमराह किया जाता था कि मिनिमम वेज एक्ट, मिनिमम वेज एक्ट, आपको पता है कि बीजेपी एक बड़ा बार नारा लगाती थी कि हम बीजेपी ये देने जा रहे हैं मिनिमम वेज एक्ट, इनकी 18,000 हो जाएगी, 25,000। सब कहते थे ना। जब आपको याद होगा, जब हमने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया, जब थाली बजाई थी, तो जब ये अरविंद रैना जी और श्यामलाल शर्मा जी आए, तो मैंने इनसे सवाल किया था कि आप लोगों को कह रहे हो, बार बार कह रहे हो कि हम पहली हमारी कोशिश है इनको मिनिमम वेज एक्ट के दायरे में लाना, आप किस कानून के तहत लाओगे? डेली वेजर के ऊपर वो मिनिमम वेज एक्ट लागू ही नहीं होता, क्योंकि जब तक डेली वेजर को शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं लाया जाएगा तब तक आप वो मिनिमम वेज एक्ट जो हम मांग रहे हैं वो दे नहीं पाएंगे, लागू नहीं होगा टेक्निकली। उसके बाद आज तक बीजेपी को बोला कि हम मिनिमम वेज एक्ट दे रहे हैं, ये सिर्फ गुमराह करते हैं भाई। मिनिमम वेजेस एक्ट जो हम ले रहे हैं वो भी मिनिमम वेजेस एक्ट है। हाँ, ये बात जरूर है कि अब टाइम आ गया है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को रिवाइज किया जाए। 17 अक्टूबर को हमारे 3 साल रिवाइज हुए पूरे हो जाएंगे, और उसके बाद सरकार की एक जिम्मेदारी बनती है कि 3 साल के बाद उसको रिवाइज किया जाए। सेंटर करेगा रिवाइज या स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, जो मिनिमम वेजेस होता है ये हर स्टेट अपना खुद का रिवाइज करती है। जो सेंटर के अंदर डिपार्टमेंट आते हैं, जैसे ग्रिफ हो गया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये या कोई प्रोजेक्ट हो गए, वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। वहां पे सेंटर का मिनिमम वेज एक्ट लागू होता है। लेकिन यहाँ जो स्टेट के अंदर जो जैसे हम स्टेट के एम्प्लॉइज हैं, हमारा जो मिनिमम वेजेस एक्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट लागू करती है। और अब 3 साल 17 अक्टूबर को पूरे हो गए। ये इन्फ्लेशन के हिसाब से होता है, जिस तरीके से महंगाई बढ़ता है उसी तरीके से बढ़ना चाहिए। लेकिन ये भी जम्मू की हिस्ट्री है कि 1995 के बाद आज तक मिनिमम वेज रिवाइज ही नहीं हुआ। ये क्या करते हैं कि जिस तरीके से लेबर डिपार्टमेंट जब रिवाइज करता है, वही लेबर डिपार्टमेंट को उठाते हैं और यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन जारी करता है और डेली वेजर के ऊपर भी वो लागू कर दिया जाता है। हकीकत यह है कि अगर इसके लिए कमेटी बने और ये मिनिमम वेजेस रिवाइज हो, तो मुझे लगता है 2-3 हजार का बेनिफिट जो है वो डेली वेजर को मिल सकता है। 95 से लेके ये जिस अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आंकड़े के हिसाब से कि जहां पर डीए वगैरह ये साल में 2 बार बढ़ते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के, तो आपके हिसाब से जो आपका जो ये बढ़ना चाहिए था मिनिमम वेजेस एक्ट का जो रेट रिवीजन का होता है, ये कितनी देर के बाद बढ़ना चाहिए? ये 5 साल के अंदर 5 साल के अंदर बढ़ना होता है। हाँ, नहीं 5 साल के अंदर, 3 साल से लेकर 5 साल के बाद 5 साल के बिटवीन इसको रिवाइज करना होता है। हाँ, लेकिन 95 के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर रिवाइज नहीं हुआ। ये खाली वो लेबर डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन उठाते हैं और लागू कर देते हैं। ऐसे ही गोलमोल ही होता है, पैसे बढ़ाते हैं, कभी 100 बढ़ा दिया, 50 बढ़ा दिया, 30 बढ़ा दिया, लेकिन प्रॉपर जो इसकी गाइडलाइन है उनको फॉलो नहीं किया जाता। अगर उस तरीके से करेंगे तो फिर इनको बीडीए देना पड़ेगा। जब बीडीए देंगे तो हर 6 महीने के बाद हमें जिस तरीके से परमानेंट एम्प्लॉइज को महंगाई भत्ता मिलता है हमें भी मिलेगा। और इसके लिए मैं पिछले दिनों में मैंने कुछ कार्रवाई शुरू की थी, जिसको मैंने इनको पीएफ ईपीएफ के दायरे में लाने के लिए नोटिफिकेशन भी निकलवाया था। और हमारे मुझे अफसोस होता है कि हमारे नेता ही नहीं चाहते कि हमारे डेली वेजर को कोई बेनिफिट मिले, और हमारे डेली वेजर के बेचारे इतने गुमराह हो जाते हैं। लोग कहने लगे हमारा 800 रुपया कम हो जाएगा, वो कह रहे हैं कि हमारा कम हो जाएगा। ओ भाई, पहले आपका 800 रुपया कटेगा, लेकिन उसके साथ 800 आपको और भी तो मिलना था। फिर जब आप उस दायरे में आ जाते फिर आप बीडीए क्लेम कर सकते थे। जब बीडीए क्लेम होगा हर साल में, अगर आपको 6% भी बीडीए मिलता तो आपकी साल के अंदर कितनी सैलरी बढ़ती। लेकिन मैंने भी छोड़ दिया कि ठीक है, जब लोग ही नहीं चाहते कि हमारा कोई भला हो, एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है 7 लाख रुपया उसमें क्लेम मिलता है, आपकी पूरी फैमिली उसमें ईएसआई में कवर हो जाती है, कितना भी महंगा इलाज आपको करवाना पड़े पूरा सरकार खर्चा उठाएगी। लेकिन हमारे डेली वेजरों को एक ही बात पढ़ाई गई है कि हो सकता प्राइवेट हो जाओगे। और मैं आपको सबूत दे सकता हूँ, हमारे बोधराज जी हैं मैकेनिकल साउथ में, उनका पूरा अकाउंट नंबर भी मेरे पास पड़ा है, वो उनका ईपीएफ भी करता था, वो आज भी नौकरी कर रहे हैं और रेगुलराइज हुए हैं। कौन कहता है कि अगर आपका ईपीएफ कर गया तो आप प्राइवेट हो जाओगे? लोगों को भड़काया गया, हमारे नेता, आपने भी देखा, आपके चैनल पे भी इंटरव्यू किया उन्होंने, हम जी प्राइवेट हो जाएंगे, हमारा नुकसान हो जाएगा। भाई ठीक है, फिर आप करोड़ों ही ले लो। जब आप स्टेप बाय स्टेप होता, उससे क्या होना था, सरकार के ऊपर एक दबाव बनना था। सरकार को जब ईपीएफ देना पड़े, ईएसआई देना पड़े, रजिस्टर्ड हो जाते, फिर क्या है, सरकार के ऊपर 2-3 हजार का बर्डन पड़ना था मंथली। और सरकार ने उससे बचने के लिए दूसरा ऑप्शन ढूंढना था। दूसरा ऑप्शन ये था कि जिसकी 15,000 से ऊपर सैलरी हो वो उस दायरे में नहीं आता। और 99% चांस थे, अगर उस चीज पे हम दबाव बनाते तो सरकार मजबूर हो जाती हमारी वेजेस जो है 15,000 से ऊपर करने के लिए, क्योंकि सरकार इतने बेनिफिट देने के बजाय सीधा रास्ता ढूंढती कि इनको 15,000 दे दो, कम से कम 15,000 दे दो, इस दायरे से निकालो, हमारी जान छूटे। तो एक चांस बन सकता था कि मिनिमम वेजेस जो रिवाइज होने जा रहा है वो 15,000 से ऊपर चला जाता। लेकिन हमारे लोगों को पसंद ही नहीं आया, तो हमने भी पैर पीछे खींच लिए। जब लोगों के लिए करना है तो लोग ही पसंद नहीं कर रहे, तो फिर फायदा कोई नहीं करने का। तो ये कहीं ना कहीं हमारी लीडरशिप में भी कमी है। हमेशा ट्रेड यूनियन कल्चर होता है कि जो मिल रहा है पहले उसको ले लो, दूसरे के लिए लड़ाई जारी रखो। लेकिन मैंने अपने जीवन में देखा है पिछले 15-20 साल में कि हमारे जितने भी यहाँ ट्रेड यूनियन लीडर रहे हैं वो कहते हैं नहीं जी सब कुछ इकट्ठा ही लेना है, और ये ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होता। सरकार सारी डिमांडें कभी इकट्ठी नहीं मानती, और यही हुआ। 2011 में मौका मिला कि 5,000 लोगों को हम कर देते हैं, रेगुलाइज कर देते हैं, हमारे लीडर नहीं माने। 2014 में मौका मिला कि हम 5,000 लोगों को रेगुलाइज कर देते हैं, हमारे लोगों ने नहीं माना। 2016 में मौका मिला, सरकार की तरफ से ऑफर मिली कि हम इन 5,000 लोगों को कर देते हैं, फेज मैनर में हम करते हैं, हमारे लीडर नहीं माने। और उसका रिजल्ट ये निकला कि आज उसमें से भी कम से कम 2,000 लोग या तो उनकी डेथ हो चुकी है या वो रिटायर होकर घर बैठे हैं। वरना आज तक अगर वो 2011 में जो बात चली थी फेज मैनर की, अगर आज तक वो उस वक्त माना होता तो आगे संख्या हमारा मेंबर कम हो जाने थे। दूसरी बात, सरकार सोचती है अच्छा 16 उस वक्त 16 जाता, 5 निकल जाता, 11 बचना था। फिर सरकार सोचती है ठीक है 5 और कर दो, 5 करते आज तक सारे पक्के हो गए थे। लेकिन लीडरशिप ने जिद पकड़ के रखी, नहीं जी सबको करवाना है, तो फिर वो सबको करवाते करवाते आज ये हालत हो गई है कि आज किसी का कुछ नहीं बन रहा। और ये कहीं ना कहीं इसमें लीडरों की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है कि आज हम इस सिचुएशन में हैं।